कल हमने देखा निशिकांत दुबे ने बहुत एकदम फायर फायर ब्रांड अंदाज में राहुल गांधी की तमाम बातों की धज्जियां उड़ाई और उनको सही किया। लेकिन निशिकांत दुबे का जो एक अंदाज था वो इतना एक मशीन गन टाइप का था। हालांकि उन्होंने इतने तथ्यों को सामने लाया कि मतलब आपको लगेगा कि साहब अरे ये तो मैं जानता ही नहीं था, ये तो मैं जानता ही नहीं था, बड़ी दिक्कत है। बहुत ढेर सारे तथ्य वो सामने लाए। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप भारत सरकार जाइए, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलिए, तो उनको अमित शाह के कमरे में जाने में बहुत डर लगता है। कहते हैं साहब उनको फाइल पे इतनी जबरदस्त ग्रास्प रहती। मैं इस एक कारण से बता रहा हूं ये बात आपको, कि उनको फाइल की इतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है, ऐसा फाइल घोट के पिए रहते हैं कि आप उनको 1% इधर उधर हिला नहीं सकते। ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। तो अच्छा, लंबे समय तक गुजरात में रहे, शासन करते रहे। अच्छा देखिए, इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, मुझे साहब आज अमेरिका से एक गुजराती व्यूअर का फोन आया, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो वो कहने लगे कि साहब मैं तो गुजरात से हूं, मैं आपका चैनल देखता हूं, और वो बताने लगे कि किस तरह उन्होंने अमित शाह को काम करते देखा है। उन्होंने कहा आप नोटिस कीजिए, अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन का मुकदमा चला और दंगे का मुकदमा, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कभी कोई मुकदमा नहीं या कोई आरोप भी नहीं लगा। इसका कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा साहब जनसंघ जिस जमाने में हुआ करता था उस समय अमित शाह के पिताजी ने जनसंघ को 1 करोड़ रुपया दिया था। क्या वो काफी पैसे वाले परिवार से आते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने कैसे अमित शाह को गांव गांव जाते वो पोस्टर चिपकाते देखा। तो साहब एक स्ट्रगल है, एक लंबा स्ट्रगल है। मतलब राहुल गांधी या फिर स्टालिन के साहबजादे या फिर उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव सोच भी नहीं सकते ऐसा करना। तो अमित शाह ने आज बड़े सड़े हुए अंदाज में, अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा था कि उनको फाइल की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आज अमित शाह ने 2-3 बार तंज किया राहुल गांधी पे कि यार तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको कुछ बताया भी नहीं जाता है, पता नहीं कौन लोग तुम्हें क्या बता देते हो, तुम यहां उठा के चले जाते हो, उठपटांग बोलने लगता। अब देखिए आप, राहुल गांधी ने मोटे मोटे 3 सवाल किए थे, जवाब दिया निशिकांत दुबे ने। लेकिन निशिकांत दुबे ने, जैसा मैंने कहता हूं, जबरदस्त जवाब दिया, तमाम नए तथ्य सामने लाए। लेकिन गृह मंत्री का अंदाज ही अलग था। पहले हम राहुल गांधी के 3 सवाल देख लें, उन्होंने पूछा क्या था और जिसको लेकर उन्होंने कहा चुनाव आयुक्त की चयन समिति से सीजीआई को क्यों हटाया गया, अब इसे हटा ले। अभी एक एक सवाल हम इनके टेकअप करते जाएंगे। अमित शाह ने तो जितना बताया, देखिए अमित शाह जो बात कह रहे थे, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य था कि मैं तमाम टीवी एंकर्स को देख रहा था, तमाम न्यूज हैंडल्स को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि इनका सही जवाब कोई दे क्यों नहीं रहा है। थोड़ा सा इसका सही जवाब निशिकांत दुबे ने दिया था, लेकिन अपनी रॉ में दिया था, इसलिए वो बात उतनी फिट नहीं हो पाई। आज अमित शाह ने उसे ठीक दिया। देखें, बल्कि कुछ एंकर्स को तो मैंने फोन करके कहा, बड़े बड़े एंकर्स को मैंने कहा साहब आप जो बात कर रहे हैं, अब जैसे ये हो रहा है कि साहब आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी नियुक्ति से आपने सीजीआई को हटा दिया, ये आपकी बेईमानी दिखाती है। तो मैंने देखा कि लोग इसका जवाब क्या दे रहे हैं। तो जवाब दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस, अरे भैया कांग्रेस ने क्या किया, छोड़िए साहब, पहले इस सवाल पे आइए। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी क्या थी, वो बैठ के इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करती। उसमें कौन कौन था, उसमें प्रधानमंत्री थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और उसमें नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो इन्होंने कहा आपने उनको हटा दिया। लेकिन मामला क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। हमारा जो मूल संविधान 1950 में जो हमने स्वीकारा, तो उसमें यह था कि इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होगा वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होगा। नियुक्ति अधिकारी राष्ट्रपति तब भी था और अब भी है, लेकिन कैसे, अपने मन से तो नहीं, राष्ट्रपति को सपना तो नहीं आता कि किसको बना देंगे। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट की राय लेकर प्रधानमंत्री उनके कान में जो बोल देगा कि भाई फलाने को बुलाना है, मतलब लिखित में एक सहमत, वो जो एक पत्र देगा उस पर राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देंगे। इलेक्शन कमिश्नर इनके अपॉइंटमेंट से और इनकी सेवा नियमों से डील करता है हमारा अनुच्छेद 324, यानी आर्टिकल 324 आर्टिकल। ये आप देखिए, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन।
अच्छा, 324 का जो सेकंड हिस्सा है, जो दो या खा मान लें, वो क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि साहब, द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and such number of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix, and the appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament be made by the president। तो ये कह रहे हैं कि साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और ये नियुक्ति किससे, मतलब किससे, जिसे कहना चाहिए किन नियमों के अंतर्गत की जाएगी, वो कानून संसद बनाएगी। ये कानून इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का कानून संसद बनाएगी। देखा आपने, इसमें लिखा है 1950 में लिख गए थे बाबा साहब नेहरू जी, 1950 से 2023 आ गया, कुछ नहीं, किसी ने कोई कानून ही नहीं बनाया। वो जेब से निकाल के आप कमिश्नर फेंकते रहे, कमिश्नर बनाते रहे। तो चलिए, 1950 से लेकर 2014 तक, 2014 में कांग्रेस हारी, और जब हारी तो उन्हीं का बनाया इलेक्शन कमिश्नर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, जो आज भाजपा को पानी पी पी कर गाली देते हैं। तो एसवाई कुरैशी उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने एक मुस्लिम को बनाया था, इन्हें लगता था ये बड़ा अच्छा चुनाव, कराया भी अच्छा है। भाई देखिए, इलेक्शन कमिश्नर बेईमानी नहीं कर सकता, चाह के भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर देखे, कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। तो भाई एसवाई कुरैशी ने चुनाव कराया। वो एसवाई कुरैशी जो आज भाजपा को पानी पी पी कर गाली देते हैं, लेकिन उन्हीं के चुनाव कराने में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 44 सीट पर चली गई। इमरजेंसी में भी ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ था। तो इतने बुरे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी हार गए। तो भैया, ये चुनाव तुमने कराया, ईवीएम तुम लेकर आए, तुम्हारा चुनाव आयुक्त था, कोई बात नहीं। तो 1950 यानी 1950 से लेकर 2014 यानी 2014 तक किसी ने बात नहीं की कि भैया, संसद को एक काम दिया था संविधान निर्माताओं ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति संबंधी कानून बना दो। किसी को याद नहीं आया, किसी को याद नहीं आया। जैसे ही भाजपा सरकार आई 2014 में, मोदी सरकार 2014 में, तुरंत 2015 में एक अनूप बर्नवाल साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं साहब देखिए, हमारे संविधान निर्माता 1950 में कह गए थे, ये सब बातें अमित शाह जी नहीं बताया, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, थोड़ा समय लग रहा है। उन्होंने कहा हमारे संविधान निर्माता 1950 में कह गए थे कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कानून बनाना है। आज तक नहीं बना साहब, 2015 आ गया। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था कि आज तक सब कहां सो रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा चलिए कोई नहीं बना, हम बना देते हैं। ऐसा करते हैं, उन्होंने भारत सरकार को निर्देश दिया कि भैया संसद से एक कानून बनाओ, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक हम एक इंटरिम कमेटी यानी एक टेम्परेरी पैनल बना देते हैं। ये उन्होंने कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड से, उन्होंने कहा टिल अ लॉ इज नॉट मेड, टिल द डेट अ लॉ इज नॉट मेड, हम एक पैनल बनाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ जाएंगे, और नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ जाएंगे, जब तक आप कानून नहीं बनाते। और कानून बना देंगे तो बात खत्म। सरकार ने कानून बना दिए 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाओ, ये कहा कि सीजीआई तभी तक पैनल में बैठेंगे जब तक कानून नहीं बन जाएगा। अब इसमें 2 चीजें आप देखने की हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने जो कानून बनाया, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि उसमें वो नेता विपक्ष को भी शामिल करते हैं, कोई दबाव नहीं था। शाह साहब ने भी, गृह मंत्री ने भी उल्लेख किया, निशिकांत दुबे ने भी उल्लेख किया था, पी शिवशंकर जो कि कानून मंत्री थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, उनसे जब लालकृष्ण आडवाणी ने कानून इसके इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये तो सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन्होंने क्या जवाब दिया आडवाणी को? उन्होंने कहा इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। सीधे कहा। ये तो फिर भी भाई
मोदी ने एक कानून बनाया, उसमें नेता विपक्ष को रखा, प्रधानमंत्री को रखा और एक कैबिनेट मिनिस्टर को रखा। चलिए उस पर भी ना याद रहे कि 1950 से लेकर 2023 तक कभी कोई नेता विपक्ष को शामिल नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को शामिल किया, फिर भी आप नाराज। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि भाई पहले चीफ जस्टिस अपॉइंट करते थे, आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया। इतिहास में आज तक एक भी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ जस्टिस ने नहीं किया। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जिन्होंने ये आदेश दिया था टेम्परेरी पैनल का, उन्होंने भी नहीं किया, उनकी उस पैनल कभी बैठा ही नहीं। झूठ। आज अमित शाह ने उसको एकदम बेनकाब कर दिया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता, इलेक्शन कमिश्नर का हटाए जाने का भी प्राविधान है, उस पर भी आते हैं। तो पहली बात तो यह साबित हुई कि साहब 1950 से लेके 2014 तक कोई कानून नहीं था, जबकि आपको बनाना था। 2015 में आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, फिर सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया मोदी सरकार ने कानून बना दिया। तो अब आप सीधे झूठ बोल रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे? अरे भैया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां रहते थे? चीफ जस्टिस ने आज तक एक आदमी अपॉइंट नहीं किया। बहरहाल आगे चलें। दूसरा सवाल राहुल गांधी का क्या है, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम राहुल गांधी। उन्होंने कहा चुनाव आयुक्त को दंडित करने वाला कानून क्यों बदला? यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने इम्यूनिटी क्यों दी कि उनके ऊपर कोई आपराधिक, देखिए ऐसा होता है ना, बाकी सब छोड़िए भाई, एक क्लर्क के पास ये इम्यूनिटी होती है, एक सरकारी नौकर के पास ये इम्यूनिटी होती है कि अपना जो वो कर्तव्य पालन कर रहा है, जो वो अपना काम कर रहा है, इन द लाइन ऑफ हिज ड्यूटी, उसने जो कुछ भी किया है उसको लेकर उस पर आप मुकदमा नहीं चला सकते जब तक सरकार से आप आदेश ना हो। इसमें यह है कि हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि आपने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एकदम फ्री आसिम मुनीर जैसे दे दिया कि साहब तुम्हारे ऊपर मुकदमा ही नहीं चल सकता। अमित शाह ने क्या कह रहे हो यार, हमने कुछ नहीं किया। 1951 में जो कानून बना उसमें दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का सिर्फ एक तरीका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, इंपीचमेंट करके संसद के थ्रू। हमने नहीं बनाया, तुम्हारे नाना जी परनाना जी बना गए हैं कानून, हमें मत कहो। क्या कह राहुल गांधी, तो साहब पहले से वही कानून चला रहा। तो मतलब राहुल गांधी को इतना भी सेंस नहीं है कि तुम संसद में कह रहे हो कि आपने चुनाव आयुक्त को किसी भी दंड से बचाने का कानून बना दिया, और उन्होंने ये तक चेक नहीं किया कि ये कानून आज नहीं बना, 1950 से बना था और सही बना था, सही बना था। एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करा रहे हैं और उसके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं, मतलब एक दरोगा जाएगा उनको पकड़ लाएगा। पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से केजरीवाल नाराज हो गया, उसने पंजाब में एक FIR कराई और दरोगा भेज दिया कि बुला लाओ ज्ञानेश गुप्ता को। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? तो मतलब ये एकदम बेवकूफी की बात है। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरह के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरह की इम्यूनिटी, इस तरह की सिक्योरिटी मिलती ही है। आप एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते आप। इसी तरह आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ भी मुकदमा, देखिए पहली बात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आप सिर्फ ऐसे हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव आयुक्त है उनको हटा सकते हैं। उनको हटाने का तरीका है बिना महाअभियोग लाए, बिना इंपीचमेंट के आप चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, आज भी हटा सकते हैं। ये जो प्रोटेक्शन है इंपीचमेंट वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटाया जाएगा? कानून कहता है, और आज से नहीं 1950-51 से कहता है कि किसी चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। और किसकी शिकायत पर हटाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिकायत पे हटाएगा। प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं हटाएगा, गवर्नर के कहने पे नहीं हटाएगा, मुख्यमंत्री के कहने पे नहीं हटाएगा, नेता विपक्ष के कहने पे नहीं हटाएगा। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा कि मेरा इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। ऐसा एक ही बार हुआ, ऐसा एक ही बार हुआ जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मेरा इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है। गोपाला स्वामी थे, उन्होंने कहा मेरा, और किसके लिए कहा? नवीन चावला के लिए कहा मेरा इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, इसको हटा दीजिए।
तो हटाना तो दूर की बात, सोनिया गांधी ने उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और इसीलिए इंडिया टुडे या तमाम अखबारों ने लिखा कि सोनिया गांधी ने अपॉइंटमेंट किया। सोनिया गांधी होती कौन है अपॉइंटमेंट करने वाली भाई? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करता है। तो ना इसमें प्रधानमंत्री का नाम है ना राष्ट्रपति का नाम है, सोनिया गांधी अपॉइंट्स। मुझे तो ये हेडिंग भूलती नहीं, और सारे अखबारों की हेडिंग थी कि सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया, और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया। तो जिस आदमी को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, बेईमान है यार, ये आदमी बाथरूम में जाके सोनिया गांधी को फोन करता है, वहां से निर्देश लेता है, ये सब लिख के भेजा उन्होंने राष्ट्रपति को, और आपने उनको चुनाव आयुक्त से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। नवीन चावला का काम क्या था? ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी थे इमरजेंसी के दौरान। और आपको मालूम कि इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने इमरजेंसी में हुई ज्यादतियां, जो एक्सेसेस हुई थी, उनके लिए कमीशन बनाया। जज, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में कमीशन बनाया, जिसको शाह कमीशन, जस्टिस शाह थे, शाह कमीशन कहा गया। शाह कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि नवीन चावला का एक ही काम था, इमरजेंसी में जो लोग, जो पॉलिटिकल लोग बंद हुए थे, जयप्रकाश नारायण वगैरह, उनको टॉर्चर करने का काम था इनका। ये शाह कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। शाह कमीशन की रिपोर्ट कह रही है इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाओ। और आपने क्या किया? आपने उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो जो इम्यूनिटी वाली बात है वो भी क्लियर हो गई। फाइनली उन्होंने साहब एक सवाल पूछा कि सीसीटीवी, देखिए तीसरा सवाल, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाए? भैया सीसीटीवी, उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है भाई, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर तो है नहीं कि संविधान है, ये जिंदगी भर सुरक्षित रहना, तो कितने दिन रखना है? उन्होंने कहा भैया तुम्हारे परनाना ने कानून बनाया था, नेहरू ने कानून बनाया था, अंबेडकर ने कानून बनाया था, जनप्रतिनिधि कानून 1991 में इसको कांग्रेस ने दुरुस्त किया, कांग्रेस ने दुरुस्त किया। और क्या कानून है कि कांग्रेस बनाया 1991 कानून कि 45 दिन बाद किसी भी चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखें, बिहार चुनाव को क्या 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन 25 दिन जो हो गए हैं, तो भैया अभी 20 दिन बाकी है राहुल गांधी आपके पास, अभी चुनौती देना है तो दे लीजिए आप, वरना 45 दिन बाद किसी भी चुनाव, सही गलत अच्छा बुरा जो भी हुआ, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। क्योंकि भैया जब कानून कह रहा है, तुम्हारा बनाया कानून कह रहा है, जनप्रतिनिधि कानून 1991 कह रहा है कि साहब 45 दिन बाद केस क्लोज, तो अब हम उस सीसीटीवी का चार्ज डालें? पूरे देश से सीसीटीवी इकट्ठा होके आ रहा है बूथ बूथ से, क्या करें इसका चार्ज डालें? हटा देते हैं भाई, क्या करते हैं, क्या गलत करते हैं? तो अच्छा, इन 45 दिनों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका कोई भी एजेंट कोर्ट में जाके ये सीसीटीवी प्राप्त कर सकता है, कहीं का भी प्राप्त कर सकता है। पॉलिटिकल एजेंट जाने दीजिए, हम और आप जाके कोर्ट में जाकर इस सीसीटीवी को प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया 45 दिन तक सबके लिए मैदान खुला रहता है, 45 दिन बाद कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग इज पॉसिबल। तो फिर वो सीसीटीवी का चार्ज डालें। राहुल गांधी हैज नो आंसर। तो राहुल, जब वो कुछ सवाल जमा नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब दीजिए। भैया तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब देंगे, पहले जो बात कह रहे हैं सुनो। राहुल डर गए, अमित शाह डर गए। नाउ लिसन, अब इसको सोचें आप जरा सा, इसको क्या कहा जाए। अच्छा, राहुल गांधी, पहली बात तो पता नहीं किसने उनको समझाया कि तुम्हारा ये टी शर्ट काफी चर्चा हो गया है, मजाक मत बनाओ, अब जाओ वापस कुर्ता उड़ता पहनो, तो कुर्ता उड़ता पहन के आ गए।